नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अगले 20 मिनट में हम आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। अपनी आन बान और शान के लिए पूरी दुनिया में विख्यात मरुधरा शर्मसार है। अगर यकीन नहीं हो तो देखिए इन तस्वीरों को जो भरतपुर से आई है, जहां कुछ लोग नशे में धुत एक युवती की बीच सड़क पर पिटाई कर अपने मर्द होने का सबूत दे रहे हैं। माना जा रहा है कि युवती शराब के नशे में धुत थी और लोगों से बेवजह उलझ भी रही थी, लेकिन आखिरकार उसकी इस तरह से बेरहमी से पिटाई का हक किसने दिया? न देश का कानून इसकी अनुमति देता है और न ही समाज के कायदे। लेकिन भरतपुर में ये सब कुछ हुआ। पुलिस के सामने ही सरेआम पिटाई कर कानून की धज्जियां उड़ाई गईं, तो वहीं एक बेबस युवती की सरेआम पिटाई ये बता रही थी कि ये हमारे समाज में मर्दानगी बस इसी काम के लिए बची है। देखिए कैसे बेशर्मी से लोग युवती को गालियां दे रहे हैं और लातों से घूसों से पीट रहे हैं। घटना मथुरा गेट थाना इलाके की है, जहां किसी पार्टी में अधिक शराब पीकर धुत हुई युवती ने हंगामा किया। बाद में युवती को पुलिस थाने लाई और फिर परिजनों को खबर की गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन जिस तरह लोगों ने सड़क पर अपनी बेशर्म मर्दानगी दिखाई, वो उनके मर्द होने पर ही सवाल खड़े कर रही है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस पत्नी ने अपने पति की मौत की जानकारी पुलिस को दी थी, वही हत्यारी निकलेगी। लेकिन जांच के दौरान पुलिस को जब शक हुआ और कड़ाई से पूछताछ की गई तो दीपा टूट गई, जिसके बाद पुलिस को जितेंद्र की मौत की गुत्थी सुलझाते देर नहीं लगी। ये मामला भरतपुर के नगर कस्बे के दरगन कॉलोनी का है, जहां पुलिस को फल विक्रेता जितेंद्र सैनी की मौत की खबर मिली। जितेंद्र की मौत की सूचना उसकी पत्नी दीपा ने ही दी थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लहूलुहान हालत में जितेंद्र का शव मिला था। मृतक जितेंद्र के भाई ने नगर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया और जितेंद्र की पत्नी पर हत्या के आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस ने दीपा को पूछताछ के लिए बुलाया। पहले तो दीपा बयान पर बयान बदलती रही, लेकिन आखिरकार उसने एक बाले जुर्म कर ही लिया। पुलिस के मुताबिक जितेंद्र की शराब पीकर दीपा को पीटने की आदत ने दीपा को विद्रोही बना दिया। 21 मार्च को भी जितेंद्र ने जब क्रूरता की हदें पार कर दी तो दीपा ने खौफनाक कदम उठा लिया। दीपा ने रात में सब्जी में नींद की गोलियां मिला दी, जिसे खाने के बाद जितेंद्र गहरी नींद में सो गया और फिर दीपा ने पहले कपड़े से मुंह, नाक और गला दबाया, फिर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में पाली एसीबी ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए नागौर में जिला परिषद में चल रहे रिश्वतखोरी के खेल का खुलासा किया और बाबू सुरेश कुमार के साथ उसके सहयोगी वीरेंद्र सांगवा को 94,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। हालांकि एक अन्य आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पाली एसीबी के एएसपी महिपाल चौधरी ने बताया कि हरियाणा के रमेश पाल ने रिश्वत को लेकर परिवाद दिया था, जिसमें एक ग्राम पंचायत में 20 टांके और सीसी ब्लॉक के कार्य की वित्तीय मंजूरी के एवज में 90,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसका सत्यापन एसीबी ने 8 मार्च को ही कर लिया था। लेकिन आरोपी सुरेश कुमार बेहद शातिराना तरीके से परिवादी को अटकाता रहा। लेकिन बुधवार को उसने 2% के हिसाब से कमीशन के 94,000 रुपए जैसे ही लिए, एसीबी की टीम मौके पर पहुंच गई। आरोपी बाबू ने अपने मित्र वीरेंद्र सांगवा की स्कॉर्पियो में रिश्वत की राशि सीट के नीचे डाल दी, जहां से एसीबी ने रुपए बरामद कर आरोपी बाबू सुरेश कुमार और सहयोगी वीरेंद्र सांगवा को गिरफ्तार कर लिया। बात कहां से शुरू हुई ये तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन देखते ही देखते चलती बस ही अखाड़े में तब्दील हो गई। बस में हुआ दंगल अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक वीडियो करौली के हिंडौन सिटी का है। बताया जा रहा है कि हिंडौन सिटी से जयपुर जा रही रोडवेज बस में अचानक महिला कंडक्टर और एक यात्री में कहासुनी शुरू हो गई। कहासुनी तक तो बात ठीक थी, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई। बस में सवार दूसरे यात्री दोनों को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों किसी की बात सुने तब तो। महिला कंडक्टर ने चप्पल निकाली तो जनाब भी कहां कम थे, उन्होंने भी अपने जूते निकाल लिए। इस बीच महिला ने यात्री के कंधे से गमछा खींच लिया और एक थप्पड़ भी रसीद कर डाला। बाद में लोगों ने यात्री को बाहर उतारा, तब जाकर ये मामला शांत हुआ। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
जैसलमेर के 80,000 किसानों का 18 सालों से जमीन मिलने का सपना भले ही अधूरा है, लेकिन प्रशासन ने 40,000 बीघा जमीन सोलर कंपनी को देने की पूरी तैयारी कर ली है। मामला मोहनगढ़ नहरी इलाके का है, जहां ग्रामीणों के विरोध के बावजूद प्रशासन और सरकार सोलर कंपनी को जमीन देने को लेकर अडिग है। मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में उप निवेशक विभाग की ओर से ये प्रस्ताव तैयार करवाए गए हैं। तर्क ये दिया जा रहा है कि ये जमीन बारानी है, यहाँ पर पानी नहीं पहुँच सकता, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि क्यों न इस जमीन को चक प्लान में ले लिया जाए। यदि ऐसा भी नहीं किया जा सकता तो बारानी भूमि भी आवंटित की जा सकती है, ताकि किसान बारिश के पानी से ही खेती कर सके। लेकिन जैसलमेर के राजनेता किसानों की सुन नहीं रहे हैं। 18 सालों से भूमिहीन किसान इंतजार कर रहे हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उत्तर पश्चिम रेलवे का जोधपुर मंडल पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने को तैयार है। संरक्षा आयुक्त के निरीक्षण के बाद कभी भी मंडल के जोधपुर मारवाड़ जंक्शन के बीच पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ सकती है। इसके साथ ही इस रेलखंड पर लगाए गए तारों में करंट प्रवाहित किया गया है। डीआरएम ने पूर्व निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने कहा है कि जोधपुर लुणी मारवाड़ जंक्शन खंड इलेक्ट्रिक ट्रेन संचालित करने के लिए करीब तैयार है। इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत होते ही मंडल अहमदाबाद, मुंबई और आगे मुख्य मार्गों से जुड़ जाएगा, जिससे यात्रियों को तो सुविधा मिलेगी ही, साथ ही साथ मालगाड़ियों का संचालन भी सुगमता से किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर मंडल पर दोहरीकरण के काम के साथ साथ विद्युतीकरण का कार्य होना विकास की दिशा में क्रांतिकारी कदम साबित होगा। शराब ठेके को लेकर जिस बाना जिले में हर साल मारामारी होती थी, उसी जिले में अब शराब दुकानों से ठेकेदारों का मोह भंग हो गया है। आलम यह है कि ठेकों की नीलामी में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। दरअसल पिछले साल पहली बार खुली नीलामी के जरिए शराब दुकानों का आवंटन किया गया था, जिससे आबकारी विभाग को बम्पर राजस्व मिला। लेकिन शराब के ठेके लेने के चक्कर में कई शराब विक्रेताओं ने दुकानों की वास्तविक कीमत से कई गुना ज्यादा तक बोली लगाई। नतीजा ये रहा कि गारंटी पूरी होती नहीं दिखने पर कई दुकानदारों ने दुकान बीच में ही छोड़ दी। कई दुकानदारों को तो 1 से 1.5 करोड़ तक का घाटा उठाना पड़ा। यही कारण है कि बारां जिले में शराब ठेकों से ठेकेदारों का मोह भंग हो गया है। अभी भी आबकारी विभाग को ठेकेदारों से 55 करोड़ की वसूली करनी बाकी है। ये वो राशि है जो शराब ठेकेदारों को माल उठाने की बतौर गारंटी देनी थी, लेकिन कोरोना और शराब के अधिक दामों की वजह से अनुमान के मुताबिक बिक्री नहीं हो सकी। मार्च में ही आसमान आग उगलने लगा है और मई वाला तापमान लोगों को बेहाल करने लगा है, लेकिन सिरोही में अग्निशमन विभाग की अभी कुंभकर्णी नींद नहीं टूटी है। दरअसल गर्मी आते ही आग लगी की घटनाएं तेजी से बढ़ती हैं, जिससे जान माल का खासा नुकसान होता है। लेकिन जिले के अग्निशमन विभाग के पास आग लगी की घटनाओं को रोकने की कोई तैयारी नहीं है। अब रेवदर, आबू रोड, पिंडवाड़ा समेत आसपास के गांव की ही बात करें तो हजारों की आबादी के बीच एक भी फायर स्टेशन नहीं है। ऐसे में आग बुझाने के लिए घंटों दमकलों का इंतजार करना पड़ता है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड पहुंचती तो है, लेकिन सब कुछ खाक होने के बाद। बुधवार को ही रेवदर के गुलाबगंज में 2 ट्रकों की भिड़ंत के बाद आग लग गई, लेकिन समय पर दमकल नहीं पहुंची, जिसकी वजह से एक शख्स की झुलसकर मौत हो गई। लोगों का कहना है कि कई बार खेतों और झाड़ियों में भी आग लग जाती है। तब सिरोही से गाड़ियां आग बुझाने को आती थीं, लेकिन कोई फायदा नहीं। खटारा दमकलों के पहुंचने से पहले ही सब कुछ स्वाहा हो चुका होता है। आग लगी की घटनाएं लगातार होने के बाद भी विभागीय अधिकारी खटारा गाड़ियों को ना तो दुरुस्त करवा रहे हैं और न ही जवानों की कमी को पूरा कर पा रहे हैं। राजसमंद जिले में इस बार गर्मी ने समय से पहले ही अपने तीखे तेवर दिखा दिए हैं। शहर के तापमान में अचानक उछाल आ गया। 16 मार्च के बाद से शहर का तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है। मौसम के जानकारों की माने तो गर्मी में पिछले 7 दिनों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में गर्मी अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। वहीं तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही बाजारों में एसी, कूलर, पंखे और फ्रिज की बिक्री में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। राजसमंद जिले में करीब 200 से अधिक छोटी बड़ी दुकानें हैं,
जिनमें पिछले 7 दिनों में करीब 10 करोड़ रुपए के उत्पादों की बिक्री हो चुकी है। व्यापारियों को उम्मीद है कि गर्मी के आगामी दिनों पर गर्मी परवान पर होगी, जिससे कि बाजार में बिक्री का बूम आएगा। गर्मी के तीखे तेवर ने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के व्यापार में इजाफा तो कर दिया है, लेकिन ये तय है कि आने वाले दिनों में भीषण गर्मी लोगों के पसीने जरूर छुड़ाएगी। शायद ही कोई ऐसा खुशनसीब होगा जिसका मोबाइल फोन खोने के बाद वापस मिला हो। लोग थाने में मोबाइल खोने की रिपोर्ट दर्ज करवाकर भूल जाते हैं और पुलिस भी उस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक देती है। लेकिन जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की डीसीपी साउथ वंदिता राणा ने एक मुहिम चलाकर वो कर दिखाया जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं रहे थे। उन्होंने एक खास मुहिम चलाकर विभिन्न थानों में दर्ज मोबाइल गुमशुदगी की रिपोर्ट इकट्ठी की और एक टीम बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नतीजा 1 महीने के अंदर करीब 314 मोबाइल फोन ट्रेस कर बरामद किए गए और अब ये मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए जा रहे हैं। दरअसल पुलिस मोबाइल फोन खोने के मामले में चोरी के मामले दर्ज न कर गुमशुदगी के मामले दर्ज करती थी, लेकिन 4 महीने पहले जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में एक आदेश जारी कर सभी थानों को ये निर्देशित किया गया कि मोबाइल चोरी के मामले में चोरी की रिपोर्ट दर्ज की जाए। पिछले 1 महीने में जो भी पिछले 1 साल के फ़ोन जिनकी भी गुमशुदगी दर्ज थी पूरे वेस्ट एरिया के अंदर समस्त थानों में, उनको ट्रैक करने के प्रयास किए गए। सभी को ट्रैक करने के प्रयास करने के बाद हमारी पूरी टीम के द्वारा 314 फ़ोन जो हैं वो रिकवर किए गए हैं। कहने को तो सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हर जरूरतमंद को राशन मुहैया करवाने का दावा कर रही है, लेकिन अलवर जिले के रामगढ़ इलाके के टीकरी गांव में कई महिलाओं को 2 सालों से खाद्य सुरक्षा योजना का राशन नहीं मिला है, जिसके बाद महिलाओं ने एसडीएम से राशन दिलवाने की गुहार लगाई। महिलाओं का आरोप है कि पहले उन्हें राशन मिलता था, लेकिन अब राशन डीलर के पास जाते हैं तो वो कहता है कि उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से काट दिया गया है। महिलाओं का आरोप है कि डीलर और सरपंचों की मिलीभगत से गरीब लोगों के नाम काट दिए गए हैं और उनकी जगह चहेतों के नाम जोड़ दिए गए हैं। महिलाओं का कहना है कि जब से राशन मिलना बंद हुआ है तब से परिवार का पालन पोषण करना भारी पड़ रहा है, जिससे परेशान होकर उन्हें एसडीएम साहब के पास आना पड़ा, लेकिन यहाँ से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। ऐसे में अब कहाँ जाएं, उन्हें नहीं सूझ रहा है। वहीं एसडीएम का कहना है कि फिलहाल नाम नहीं जोड़े जा सकते क्योंकि अभी खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल बंद है। अलवर में सरकारी डॉक्टर और कर्मचारी कितने लापरवाह हो चले हैं, इसका एक बड़ा नमूना सामने आया है बानसूर के सीएससी से, जहां बानसूर क्षेत्र के गोता गांव के 20 साल के एक युवक को इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन सीएससी के कंपाउंडर ने युवक को देखकर मृत घोषित कर दिया और परिजनों को सुपुर्द कर दिया। उसने मौत के कारण को जानने की जहमत तक नहीं उठाई। पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सीएससी में कोई डॉक्टर नहीं है और शव को कंपाउंडर देख रहा है। इतना ही नहीं, बिना पुलिस को सूचना दिए और बिना कारण जाने ही शव को परिजनों को दोबारा सुपुर्द कर दिया। इसकी वजह से युवक की मौत के कारणों का पता नहीं लग पाया। सीएससी प्रभारी डॉक्टर भूरा सिंह से जब मामले को लेकर पूछा गया तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया और कहा कि वे कोर्ट एविडेंस पर गए थे, इसीलिए मामले की जानकारी नहीं है। इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग में जारी लापरवाही सामने ला दी है। गर्मी का दौर शुरू होने के साथ ही कोटा के एमबीएस अस्पताल के मोर्चरी के बाहर मृतकों के परिजनों समेत अन्य लोगों को पाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां वाटर कूलर होने के बावजूद भी गम में डूबे लोगों को पानी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा। पिछले 10 दिनों से यहां पर लगा वाटर कूलर सूखा पड़ा हुआ है। मोर्चरी पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने से यहाँ आने वाले पीड़ित परिजन, पुलिसकर्मी, एम्बुलेंस चालक और कर्मचारी पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। मोर्चरी पर कार्यरत कर्मचारी जगदीश कुमार का कहना है कि पानी की समस्या को लेकर अस्पताल प्रशासन को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन पाइपलाइन के कार्य के चलते 10 दिनों से यहां पर पानी की सप्लाई बंद है। यहाँ के अंदर वाटर कूलर तो लगा हुआ है इसमें पोस्टमार्टम रूम के पास में, लेकिन इसमें पानी नहीं आता तो लोग यहाँ पर आते हैं पानी पीने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। अंदर जाने के बाद हाथ धोने की परेशानी आती है। पपीते की लहलहाती फसलें और बड़े बड़े फल, शंकरलाल की तकदीर बदल गई है। 1.5 बीघा खेत में लगी पपीते की फसल अब लोगों के लिए प्रेरणा भी बन रही है कि मुसीबत से हार मत मानो, बल्कि उसमें नई राह निकालो।
दरअसल बूंदी जिले के नैनवा के असिंचित क्षेत्र में निरंतर गिरते जा रहे भूजल स्तर के कारण किसानों को परंपरागत खेती में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में किसान शंकर लाल ने पारंपरिक खेती की बजाय फल फूलों और सब्जियों की खेती में अवसर तलाशे। उन्होंने कृषि अधिकारियों की सलाह पर पपीते की उन्नत तकनीक से खेती की ट्रेनिंग ली और अपनी 1.5 बीघा जमीन में पपीते के 250 पौधे लगाए। शंकर लाल ने खेती में जमकर मेहनत की और अब उस मेहनत का परिणाम भी दिखने लगा है। अब हर रोज 1 क्विंटल के आसपास पपीता निकल रहा है, जो बाजार में 20 से 22 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। ऐसे में शंकर लाल को 1 साल में ही पपीते की खेती से 2 लाख रुपए की आमदनी की उम्मीद है। कोरोना काल में नौकरी चली गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और तैयार कर डाली अनोखी साइकिल। भीलवाड़ा के युवा इंजीनियर ने इस बढ़ती महंगाई में ऐसी ई साइकिल बनाई है जो सिर्फ 10 पैसे के खर्च में 1 किलोमीटर चलती है। बैटरी वाली ई साइकिल को पैडल मारकर भी चलाया जा सकता है। 15 से ज्यादा उम्र के लोग इसे आसानी से चला सकते हैं। बिजौलिया के रहने वाले इंजीनियर वीरेंद्र कुमार प्रजापत ने बताया कि वो कोरोना के लॉकडाउन से पहले जयपुर की एक बाइक डिजाइन करने वाली कंपनी में काम करते थे। इस कोरोना काल में उनकी भी नौकरी चली गई, जिसके बाद घर पर ही साइकिल बनाने का काम शुरू किया। ई साइकिल की खास बात यह है कि 12 वोल्ट की बैटरी के डिस्चार्ज होने पर इसे पैडल मारकर भी चलाया जा सकता है। बुलेट बाइक जैसी सीट भी बनाई गई है। साइकिल में कंट्रोलर लगा हुआ है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली साइकिल की स्पीड को कम और ज्यादा किया जा सकता है। बैटरी को चार्ज करने में 2 घंटे का समय लगेगा। यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से भगवा फहराएंगे। ये वाला गाना खूब चर्चाओं में रहा। चुनाव में भगवा फहराया भी और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, जिसके बाद इस गाने के गायक कन्हैया मित्तल की जोरदार चर्चा हो रही है। न सिर्फ श्रीगंगानगर और राजस्थान में, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी कन्हैया मित्तल चर्चा के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। अब उनकी पहचान एक भजन गायक के साथ साथ राम भक्त के तौर पर भी खास तौर से होने लगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भजन गायक कन्हैया मित्तल से काफी प्रभावित हुए और उनसे मुलाकात की। दरअसल भजन गायक कन्हैया मित्तल का जन्म श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी स्थित घर में हुआ था, लेकिन पिता सत्यनारायण मित्तल को व्यापारिक कारणों से गंगानगर से घर बेचकर चंडीगढ़ जाना पड़ा। कन्हैया के मामा सुरेंद्र चौधरी बताते हैं कि कन्हैया मित्तल का बचपन काफी कठिनाइयों से गुजरा और संभवतः इन्हीं कठिनाइयों ने और पारिवारिक संस्कारों ने कन्हैया को राम भक्त बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। 6 दिसंबर 2021 को छत्तीसगढ़ में रायपुर में ये भजन लिखा गया। और बात रही भाजपा की, तो मेरी विचारधारा जो है प्रभु राम से संलग्न है। जो भी पार्टी राम के लिए काम करती है, हम उसके साथ हैं। हमारा देश आस्था और परंपराओं वाला देश है। जाहिर है ऐसी कई चमत्कारी कहानियां हैं जिन पर सहसा विश्वास कर पाना कठिन होता है। ऐसा ही चमत्कार पाली के भाटूंद गांव में स्थापित शीतला मंदिर से जुड़ा है। मंदिर की इस चमत्कारी ओखली को देखिए, जो सिर्फ 1 फीट गहरी और 6 इंच चौड़ी है, लेकिन लाखों लीटर पानी गटक जाती है तब भी नहीं भरती। लेकिन पूजा अर्चना कर मंदिर के पुजारी जैसे ही पंचामृत की कुछ बूंदे डालता है, ओखली का पानी बाहर आ जाता है। यकीन नहीं हुआ ना? लेकिन अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। माथे पर पानी भरे बर्तन लिए महिलाओं की लंबी कतार जो इस ओखली को भरने आई है। लेकिन ये क्या, सारे बर्तनों का पानी खाली होता जा रहा है और ओखली नहीं भर रही है। ओखली को साल में 2 बार, एक तो शीतला सप्तमी और दूसरा ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को खोला जाता है, जिसमें भाटूंद गांव की महिलाओं के साथ आसपास की सैकड़ों महिलाएं सर पर कलश धारण कर दिन भर ओखली में पानी डालती हैं, लेकिन ओखली है कि भरती ही नहीं है। पूरे प्रदेश में शीतला सप्तमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन पर्व पर प्रतापगढ़ के शीतला माता मंदिर में व्रती महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। व्रती महिलाओं ने माता को ठंडे व्यंजनों का भोग लगाया और सुख समृद्धि की कामना की। ऐसी मान्यता है कि होली के 7वें दिन शीतला सप्तमी का ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन ठंडा भोजन खाने की परंपरा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। प्रतापगढ़ में भी महिलाओं ने एक दिन पहले अपने घरों पर व्यंजन बनाए और शुभ मुहूर्त में पूजा की थाली लेकर शीतला माता मंदिर पहुंची, जहां पूरी आस्था श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की और फिर बासी व्यंजनों का